नमस्कार, एक बार फिर आज तक के इस मंच पर आपका स्वागत है। एडिटर्स राउंड टेबल, जहां नरेंद्र मोदी सरकार के 3 सालों का हम आज रिपोर्ट कार्ड ले रहे हैं। और अगर हम रिपोर्ट कार्ड ले तो एक मंत्रालय लोगों के सामने हमेशा आता है, वो है पावर सेक्टर। और आज हमारे साथ है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल जी। नमस्कार पीयूष जी। मैं आपकी तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि आजकल के जमाने में नेता की तारीफ करना भी एक लोग समझते हैं चमचागिरी है। लेकिन हर एक व्यक्ति से जब मैं बात करता हूं कि रिपोर्ट कार्ड अगर सरकार का ले और किस मंत्रालय ने अच्छा काम किया है, तो ज्यादातर लोग आपका नाम फर्स्ट 3 पोजीशंस में रखते हैं। क्या है, अगर आप अपनी सरकार की उपलब्धियां दे, क्या ये केवल आप कि वाकई परफॉर्मेंस बदला है, या आपने इतने बड़े लोगों के सामने सपने रखे हैं कि लोग कन्विंस हो गए कि पीयूष गोयल वाकई कोई चमत्कार कर रहे हैं? क्योंकि हर 1-2 दिन के बाद मैं देखता हूं इतने गांवों को मैंने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन दी, इतने एलईडी बल्ब लगा दिए, इसलिए लोगों को लग रहा है कि पीयूष गोयल। तो क्या ये चमत्कार है या हकीकत है कि आप सरकार के नंबर 1, 2, 3 मिनिस्टर में जाने जाते हैं? मैं समझता हूं जिस दिन सरकार ने शपथ ली उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ संकल्प लिए थे, कुछ आगे के काम करने की दिशा देश के सामने रखी थी और काम करने का ढंग भी देश को बताया था। पूर्व में सरकारों ने किस प्रकार से देश में विकास किया, पूर्व में सरकारों ने के काम में कितनी कमियां रह गई, उसको जब हम देखते हैं तो स्वाभाविक है कि आज के काम उसके सामने बहुत ही तेज गति से दिखेगा मेरे मंत्रालय में। लेकिन मैं आज भी संतुष्ट नहीं हूं। मुझे तो लगता है एक एक दिन जो जा रहा है वो उस गरीब की झोपड़ी में जहां बिजली नहीं पहुंची है, वो मेरे लिए अभी भी दर्द की बात है। इस सरकार ने पहले दिन से प्राथमिकता रखी है कि विकास गांव तक पहुंचे, गरीब तक पहुंचे। विकास का जो लाभ है वो समाज में जो अंतिम छोर पे लोग खड़े हैं उन तक पहुंचे। हम उस काम को ईमानदारी से करने में सभी जुटे हुए हैं। उसके अलग अलग पहलू होते हैं। वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने इस देश में जिस प्रकार का व्यापक परिवर्तन दिया है, चाहे वो विमुद्रीकरण हो, चाहे वो जीएसटी हो, जिस प्रकार से आर्थिक अर्थव्यवस्था को उन्होंने इतना सुधार किया है। निर्मला सीतारमण जी ने जिस प्रकार से देश के भीतर और देश के विदेश में प्रोत्साहन दिया है आयात निर्यात को। धर्मेंद्र प्रधान जी ने जिस प्रकार से उज्ज्वला योजना के माध्यम से गांव के गरीब से गरीब महिला और माता बहनों के जीवन में परिवर्तन किया है। नितिन गडकरी जी ने जैसे सड़कों में एक विस्तार रूप से प्रगति की है। मैं समझता हूं इस मंत्रिमंडल का एक एक व्यक्ति अपने काम में जुटा हुआ है। ये हकीकत है या सपना है? क्योंकि आपने जिक्र किया निर्मला सीतारमण का। आप देखिए एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हुए हैं ज्यादातर महीने पर महीने। आप कह रहे हैं अरुण जेटली का प्राइवेट सेक्टर कैपिटल फॉर्मेशन देखिए, barely 2%, 2% से ही आगे बढ़ा है। मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ नहीं रहा है। नौकरियों में देखा गया है जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मैं पूछता हूं कि ये सपना आप लोगों के सामने रख रहे हैं। आपके मंत्रालय में जरूर स्टैटिस्टिक्स आपके सपोर्ट में है, लेकिन अगर आप कहें कि पूरी तरह से कोई चमत्कार हुआ है तो लोग यही समझते हैं ये कोई जुमला है या वाकई हकीकत। मैं इसीलिए कई बार पत्रकार मित्रों को भी बताता हूं कि अच्छा रहेगा कि कुछ कमेंट करने के पहले थोड़ा रिसर्च कर लिया करें, थोड़ी जानकारियां सुधार लिया करें, थोड़ी अपने खुद को भी एजुकेट कर लिया करें, तो शायद आप लोग के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। आपने निर्मला सीतारमण जी के एक्सपोर्ट का जिक्र किया। अच्छा रहता अगर आप स्टडी करते कि जो एक्सपोर्ट में डिक्लाइन हुआ है उसका प्रमुख कारण क्या था। प्रमुख कारण यह था कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी जो एक बहुत बड़ा अंश रखते हैं एक्सपोर्ट का, उसके इनपुट कॉस्ट्स में इतना कमी आई कि स्वाभाविक है कि वैल्यू ऐड करके उसका एक्सपोर्ट भी गिरेगा। तो जब हम पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो आपको ध्यान में आएगा कि इस 3 वर्ष में एक्सपोर्ट भारत में नहीं पूरे विश्व में गिरा, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस या गोल्ड प्राइसेस सबड्यूड थी। लेकिन आप ये भूल गए कहना
कि जो ट्रेड डेफिसिट 3 वर्ष पहले था और आज जो लगभग हम क्रेडिट करंट अकाउंट सरप्लस पे पहुंच गए हैं और ट्रेड डेफिसिट बहुत भारी मात्रा में कम हुआ है, प्रमुखता वो विषय देखने वाला होता है, वो आंकड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि ट्रेड डेफिसिट फिगर का है। अगर इंपोर्ट प्रोडक्ट प्रोसेस करके एक्सपोर्ट होते हैं और इंपोर्ट कॉस्ट ही कम हो गया तो स्वाभाविक है कि उसका एक्सपोर्ट भी कम होगा। लेकिन जो हमारे भारत के आधारभूत एक्सपोर्ट्स ऑटो कंपोनेंट्स हैं, इस प्रकार के अलग अलग इंजीनियरिंग गुड्स हैं, इसको जब देखें तो भारी वृद्धि हो रही है। पिछले वर्ष लगभग 16% वृद्धि हुई। मार्च अप्रैल के आंकड़े देखो तो शायद 20% वृद्धि हुई। मार्च अकेले में ओवरऑल एक्सपोर्ट्स में 24 या 27% वृद्धि हुई। प्राइवेट तो सेक्टर कैपिटल स्पेंडिंग तो 2% ही राजीव है। जी, आपके हर विषय का जवाब मैं दे सकता हूं क्योंकि आपने तो उसके पीछे मेहनत करके कोई रिसर्च किया ही नहीं है। मैं आपको रिसर्च बेस्ड आपको उसका जवाब दूंगा। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए जो मेन क्राइटेरिया है, मेन रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि जो सेक्टर्स में ऑलरेडी स्ट्रेस हुआ है, उस स्ट्रेस को जब तक आप सॉर्ट आउट नहीं करें तो नया इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। अगर बिजली का क्षेत्र देख ले मेरा, अगर अनाप शनाप इन्वेस्टमेंट पहले नहीं किए गए होते, जो उस समय के डिमांड और सप्लाई को मद्देनजर रखते ही नहीं थे, जो अनरियलिस्टिक कैपेसिटीज क्रिएट हो गई, जिसके कारण 1.5 लाख करोड़ के स्ट्रेस्ड एसेट्स आज भी उस सेक्टर में हैं। क्योंकि जब देश को जरूरत थी 100 की, आपने देश के सामने एक नीति आयोग, उस समय का जो प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग था, उसने अनाप शनाप प्रोजेक्शंस बनाए, सैकड़ों की संख्या में पावर प्लांट लग गए और आज ये स्थिति है कि बैंक में बड़ी मात्रा में एनपीएस हो गए। अब कौन उसमें इन्वेस्ट करेगा जब तक पुराना डिमांड मेकअप होके वो सब सेक्टर का यूटिलाइजेशन नहीं हो। तो मैं तो समझता हूं अच्छी बात है कि इस सरकार ने कभी कोई बैंक के ऊपर दबाव नहीं डाला, कभी इस सरकार के कोई मंत्री से बैंकर को फोन नहीं किया कि राजदीप सरदेसाई को लोन दो, अंजना जी को लोन दो, राहुल कंवर को लोन दो। हमने बैंकों को कहा जो सही प्रोजेक्ट है, जो रियली डिमांड सप्लाई के हिसाब से कैपेसिटी देश को चाहिए, जो ईमानदार प्रमोटर्स हैं, जो प्रमोटर्स अपने लोन में से ही अपनी इक्विटी नहीं खड़ी करके जिस प्रकार से कई वर्षों तक चला, जिसके कारण आज हम जो एनपीएस रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, और ये वास्तव में अरुण जेटली जी की बड़प्पन था, प्रधानमंत्री मोदी जी का बड़प्पन था कि हमने असलियत को देश के समक्ष हर चीज में रखा। ये लोन कोई हमने नहीं सैंक्शन किए, ये लोन सब यूपीए के समय के हैं, पहले के लोन्स हैं, लेकिन इसको पहले एवरग्रीनिंग करते थे, छुपाया जाता था, नया लोन देके पुरानी चीज छुपाई जाती थी। हमने कहा असलियत देश के सामने होनी चाहिए। और जहां तक आपने कहा आंकड़ों की बात, अलग अलग विषयों का आपने कहा, हमारा कोई भी काम ऐसा नहीं है जो फाइलों में रहता है। हमारा सब काम जनता के समक्ष पारदर्शिता से जनता के सामने रखा जाता है। इतने मोबाइल ऐप्स, इतने वेबसाइट्स पे जो डेटा इस सरकार ने दिया है, लगभग आरटीआई की जरूरत ही खत्म सी हो गई है। वैसे तो मुझे लगा था कि मैं बिजली पर ही आपसे सवाल करूंगी, लेकिन चूंकि अब मामला इतना गर्म हो गया है, तो ये विपक्ष का आरोप था कि डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी आपने इसलिए किया ताकि बैंकों को किसी तरह से बचाया जा सके। चूंकि आप बहुत अच्छे से फाइनेंस और बैंक्स को समझते हैं, तो क्या इस आरोप में दम है कि बैंकों को उस समय ऐसी परिस्थिति में थे वो आईसीयू में कि पैसा वापस लाना लोगों से जरूरी हो गया? तो मतलब एक तरीके से विपक्ष तो हमारी सराहना ही कर रहे हैं हमारे काम की, और जो उन्होंने बैंकों की स्थिति बनाई थी अपनी सरकार में और बैंकों को जो खोखला कर दिया था, जो आज सामने आ रहा है देश के, उसकी चर्चा शायद विपक्ष आज एक्नॉलेज कर रहा है कि उन्होंने बैंकों की स्थिति इतनी खराब बना दी, जो आज हमारे सामने एक विरासत के रूप में आई है। लेकिन विमुद्रीकरण का बैंकों की स्थिति से क्या संबंध है? वो तो जनता का पैसा था जो डिपॉजिट हुआ। आज कई उसमें से लोग हैं जिन्होंने पैसा डाला, जो आज बता नहीं पा रहे हैं पैसे का सोर्स क्या था, जिनके ऊपर उचित कार्रवाई हो रही है। जो ये देश चाहता था कि भ्रष्टाचारियों के ऊपर, काला धन रखने के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देश खुश है कि बेनामी ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टीज एक्ट, बेनामी प्रॉपर्टीज एक्ट जो 28 साल पहले पारित हुआ था, उसको यूपीए की सरकार को कभी ध्यान नहीं आया कि उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए, जो अब हमारी सरकार इंप्लीमेंट कर रही है, नोटिफाई कर रही है। तो विमुद्रीकरण के कारण कोई बैंकों की स्थिति में फर्क नहीं पड़ा। वो पैसा बैंकों में आया, अब लोगों को उसका जवाब देना पड़ रहा है,
और जिसका ईमानदार पैसा था उनको फिर विड्रॉल करने की आज छूट की है तारीख पूरी। तक तो आज इसका ये आज कोई, तक आपने कोई व्यक्ति जो पीयूष जी- अर्थव्यवस्था और बैंकिंग नहीं समझता है उसी का आरोप हो सकता है। आप नाम बताए तो मैं जरूर उसको फोन पीयूष करके जी मैं आज समझा दूंगा। पीयूष जी आज की तारीख भी हमें पता नहीं है कि रिजर्व बैंक को में पैसा आया कितना। बार बार हमें पहले कहा गया था 31 मार्च तक पता चलेगा, अब हम मई में महीने में आ गए हैं। क्यों नहीं बताते देश को कि वाकई कितना पैसा आया है? देखिए, रिजर्व बैंक का काम तो रिजर्व बैंक के ऊपर हमने विश्वास रखना चाहिए। आज एक देश के बहुत अच्छा रेगुलेटर है जिसने इस देश में वर्षों से एक प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था पे अच्छी निगरानी रखी है, बैंकिंग सिस्टम पे निगरानी रखी है। हमने सम्मान किया है रिजर्व बैंक का। हर एक चीज में रिजर्व बैंक को जिस प्रकार से वो काम करते हैं हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। फ्रीडम दी है आपने? फ्रीडम है रिजर्व बैंक की। क्योंकि ये कहा जा रहा है मोदी सरकार में रिजर्व बैंक को कोई फ्रीडम नहीं थी। ये कहा जा रहा है, ये आपका व्यू है। ये कई कमेंटेटर्स हैं, उनका कहना है। कमेंटेटर्स को पूरा अधिकार है कहने के लिए, लेकिन अगर रिजर्व बैंक को हम अपने हिसाब से चलाना चाहते तो मेरी तो सबसे पहले तीव्र इच्छा है कि 2% ब्याज के दर कम होने चाहिए। मैं समझता हूं हमारी सरकार ने सम्मान किया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने पिछले 2 मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट्स में कोई ब्याज को घटाया नहीं। उल्टे बॉन्ड मार्केट में तो ब्याज के दर बढ़े ही हैं, लेकिन हमारी सरकार ने कोई दखल अंदाजी नहीं की। हम समझते हैं रिजर्व बैंक अपने हिसाब से ठीक कर रहा है। कुछ चीजों में उनका अनुमान गलत हो सकता है तो ठीक कर लेंगे। रही बात अंजना जी, आपने जो कहा नोटों का, आपको कुछ अंदाजा लगाना चाहिए कि नोट कितने थे 500 और 1000 के, कितने करोड़ नोट वापस आए हैं। अंदाजन तो पता लग ही सकता है क्योंकि हमें मालूम है कितने नोट प्रिंटेड थे, मार्केट में थे। उतने नोटों का जो टेस्टिंग करना है, चेकिंग करना है, ये इतिहास में, और मैं भारत का इतिहास नहीं विश्व के इतिहास में ये काम कभी नहीं हुआ है। ये तो एक प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा निर्णायक नेता था और एक प्रकार से ऐसा नेता जो बड़े फैसले करने से झिझकते नहीं है और जो देश हित में है तो बड़े से बड़ा फैसला करने को तैयार है। जो उन्होंने इतना बड़ा फैसला सफलता से पारित किया, सफलता से पूरा किया और पूरे देश ने उनको आशीर्वाद दिया, समर्थन दिया। लेकिन ये करोड़ों नोट को गिनने की व्यवस्था ओवरनाइट तो क्रिएट नहीं हो सकती है। जो पहली व्यवस्था थी, जब पहले नोट गिने जाते थे, उस व्यवस्था से नोट गिने जा रहे हैं। वो जाली है, सही है, असली है, वो भी साथ के साथ चेक किया जा रहा है। तो हमें लगता है इंटरिम फिगर्स आरबीआई ने पहले दिए थे, कमिटी ऑफ फाइनेंस, स्टैंडिंग कमिटी ऑफ फाइनेंस या पब्लिक अकाउंट्स कमिटी को भी दिए थे, लेकिन फाइनल फिगर्स वो पूरी तरीके से जांच पड़ताल करके जो फाइनल फिगर आता है वो देश के समक्ष रखेंगे जब वो तैयार हो जाएंगे। मुझे लगता है इसमें जल्दबाजी करना देश हित में नहीं होगा। पीयूष जी, जैसे जैसे हमारी लेबर वर्कफोर्स बढ़ रही है वैसे वैसे एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो यंग लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं इंडिया टुडे और आज तक, तो उनको नौकरियां कहां से मिलेगी। आपकी सरकार का वादा था कि हर साल 1 करोड़ नौकरियां हम लोग इंश्योर करेंगे। ये जो लेबर ब्यूरो की रिपोर्ट आई उसमें 2015-2016 में लिखा कि 1,35,000 नई नौकरियां बनी। क्या आप मानेंगे कि जॉब क्रिएशन इस वक्त का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसको मीट करने के लिए आप क्या करें? जॉब क्रिएशन, और मैं उसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखता हूं, फॉर्मल और इनफॉर्मल वर्किंग अपॉर्चुनिटी, ये इस देश की ज्वलंत समस्या आज नहीं वर्षों से और शायद दशकों से रही है। पहली बात तो आपने 1 करोड़ का आंकड़ा कहां से निकाला मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने मैनिफेस्टो बनाते हुए भी मैं जुड़ा हुआ था, बाद में भी कई बार पढ़ा और 2 दिन पहले भी पढ़ा है। ये 1 करोड़ का आंकड़ा ये आप लोग का बनाया हुआ आंकड़ा हो सकता है। हमारी सरकार और हमारी मैनिफेस्टो ने आंकड़ा ऐसा कोई नहीं दिया था। हमने जरूर मैनिफेस्टो में कहा था कि ये एक बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, बहुत जरूरी विषय है और इसके ऊपर हमारी सरकार पूरी तरीके से काम करेगी। और जो हमने 3 वर्ष में काम किया है मैं समझता हूं सराहनीय है। उससे लोगों को काम करने के अवसर बहुत मिले हैं और मैं इसके 3-4 आपको प्रमुख रीजनिंग के साथ आपको समझाता हूं। सबसे पहली बात तो अगर आप एनडीए 1 भी देखें, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई थी, तो पहले 3 वर्षों में बहुत बड़ा जॉब क्रिएशन का आंकड़ा, फॉर्मल आंकड़ा लेबर ब्यूरो के स्टैटिस्टिक्स में नहीं आएगा। वो इसलिए
कि इतने बुरे हालत में अर्थव्यवस्था छोड़ी गई थी 1998 में, जो अटल जी को 3-4 वर्ष तो लगे उस अर्थव्यवस्था को सुधारने में। पीयूष जी, एक मिनट, आपने कहा कि वो जो 1 करोड़ का वादा था वो कहां से आया। 22 नवंबर 2013 को आगरा में भाषण देते हुए उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भाषण दिया, उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, जो यूपीए की पूरी सरकार पिछले 5 साल में नहीं। ठीक है, फेयर कमेंट, आई कैन एक्सेप्ट दैट। मैं तो मैनिफेस्टो पढ़ा था, मैंने एक आपने पूछा कहां से आया तो मैंने बताया, पर मैनिफेस्टो के हिसाब से नहीं। पर ठीक है, 1 करोड़ क्या, हमें ज्यादा ही करना चाहिए और उसके लिए हमने काम भी किया और उसका मैं आपको बताता हूं सफलता भी कैसे पाई है। तो पहले 3 वर्षों में तो अटल जी को भी 98 to 2002 और 2001 तक लगभग अर्थव्यवस्था सुधारने में पूरा फोकस करना पड़ा, क्योंकि अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी तो बाकी आपके सभी कार्यक्रम विफल होंगे। आज हमें संतोष की बात है कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है। पूरे विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था आज भारत है। हमारा इन्फ्लेशन जो डबल डिजिट में महंगाई का आंकड़ा था, आज 3%, 3.25%, 3.09 था लास्ट आंकड़ा। महंगाई के साथ साथ जुड़ा रहता है ब्याज के दर। ब्याज के दर में रिजर्व बैंक में भी कमी आई है और मार्केट बोरोइंग्स में तो बहुत बड़े रूप में कमी आई है। अभी एनटीपीसी ने मसाला बॉन्ड रेज किया यूके में, लंदन में रुपए में लोन लिया, रुपए में, नॉट इन डॉलर्स, तो 7.25% में, 7.25%। मतलब पूरा विश्व आज भारत की अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत मानता है कि डॉलर छोड़ो रुपए में 7.25% पे देने को तैयार है, डॉलर हेजिंग मान के, क्योंकि उन्हें मालूम है कि डॉलर भी आज बहुत ज्यादा एप्रिशिएट नहीं कर पाएगा इस मजबूत अर्थव्यवस्था के सामने। जो हेजिंग कॉस्ट 8% तक गया था, आज 3-3.5% पे रुपी डॉलर हेजिंग हो सकती है। करंट अकाउंट लगभग सरप्लस पे आने के है। घाटा, वित्तीय घाटा जो कमिट किया था 3.5%, 3.5% रहा, इस वर्ष 3.2, अगले वर्ष 3% पे ले आएंगे। ये सब करते हुए आज साथ साथ में हमने फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट सिर्फ नहीं, कैसे देश में अन्य प्रकार से लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए उस पर बल दिया। आखिर कौशल विकास क्या है, हमने व्यक्ति को अपने पैर पे खड़े करने के लिए मजबूत बनाया। आखिर मुद्रा योजना में अगर 3 लाख करोड़ से भी अधिक लोन दिए गए और लगभग 7 करोड़ लोगों ने इसका लाभ लिया। 7 करोड़ मुद्रा लोन, थोड़ा बहुत डुप्लीकेशन हो सकता है, किसने पहले वर्ष लिया, दूसरे वर्ष भी लिया, पर औसतम लगभग 50,000 रुपए का लोन। अब यही लोग पहले साहूकार के पास जाते थे, लोन लेते थे और 4-4, 5-5% ब्याज देते थे। आज 1% से भी कम महीने के ब्याज में बैंक से उनको बिना कोलैटरल के, बिना कोई गारंटर के लोन मिलता है और इसमें से लोगों के व्यापार बढ़ रहे हैं, लोगों को नौकरियां करने के लिए सिर्फ दौड़ नहीं लगानी पड़ती है, लेकिन अपने पैर पे खड़े होने के लिए कोई मेसन बनता है, कोई कारपेंटर बनता है, कोई लाइन्समैन बनता है। मेरे विभाग में देख लीजिए, सौर ऊर्जा इतने बड़े तेज गति से, विंड पावर, सोलर पावर, इस सब पे हमने फोकस किया है। लाखों लोगों को इसमें नौकरी मिली है, पर ये कोई जॉब नहीं है। ये सोलर इक्विपमेंट लगता है, कॉन्ट्रैक्ट इशू होते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और आईपीडीएस के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था सुधर रही है, उसके बारे में तो कोई, मुझे लगता है कोई डिबेट नहीं है। ये कैसे सुधरती है? इन्वेस्टमेंट हो रहा है, 1.25 लाख करोड़ रुपए लगने वाले हैं इस व्यवस्था को सुधारने के लिए। लाखों लोगों को उसमें काम करने का मौका मिलता है। अब ये आंकड़े आपके लेबर स्टैटिस्टिक्स में नहीं आते हैं, लेकिन ये आंकड़े वास्तु स्थिति है और इसका प्रमाण अगर कोई मांगे तो आज जाके किधर भी पता करिए, सब आजकल रोते हैं, बोलते हैं कि आजकल मेरे घर में कोई, मैं किसी को डोमेस्टिक हेल्प के लिए लेना चाहता हूं तो 15,000, 20,000 के नीचे कोई आता नहीं। कोई कॉन्ट्रैक्टर बोलता है मैं कैजुअल लेबर लेने जाता हूं तो 500 रुपए से कम कोई मेरे पास काम करने को नहीं तैयार है। मैं समझता हूं इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि लोगों को आज काम है, लोग अच्छी कमाई कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो आज कॉन्ट्रैक्टर के 500 रुपए की नौकरी के लिए भी जाने को तैयार नहीं। पीयूष जी, मैं एक बार फिर बिजली के क्षेत्र में आता हूं। आपने एक बड़ा अच्छा स्कीम शुरू किया, उदय। एक तरह से जितने भी जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं उनके जो लॉसेस हैं, किस तरह से एक प्रॉफिटेबल या कम से कम वायबल कंपनी
बनाई जाए, इसके लिए एक बड़ा अच्छा स्कीम था। लेकिन मैं आपके पहले जो पावर मिनिस्टर हुआ करते थे उनसे बात कर रहा था, वो कह रहे थे ये सब यूपीए के स्कीम्स हैं, केवल नए नाम लेकर पीयूष गोयल और एनडीए ये स्कीम जनता के सामने ला रहे हैं। हमारे पास भी एक फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान था। और ये अक्सर मैं देखता हूं एक क्रिटिसिज्म आपकी सरकार की आती है, जितने भी अच्छे प्रोग्राम्स हैं यूपीए कहती है हम भी कर रहे थे, लेकिन पीयूष गोयल वक्ता हमसे अच्छे हैं और मार्केटियर हमसे अच्छे हैं। तो क्या वाकई उदय स्कीम से एक बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन आई है? क्योंकि अभी भी कई राज्य हैं जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, किसानों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे देते हैं। क्या वाकई आपको लगता है सब स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अब फाइनेंशियली वायबल होने लगे हैं? मैं इसका जवाब देता हूं, लेकिन 3 बिंदु। पहली बात तो आपके मुंह से कुछ तारीफ किसी ने की और आपने मुझे बताया, ये अपने आप में एक बड़ा चमत्कारी काम। दूसरा, आपने ज्योतिरादित्य के लिए बेचारे के लिए कठिनाई कर दी। अगर उसके लीडर्स नहीं वो देखेंगे कि उसने मुझे अच्छा वक्ता और ज्यादा अच्छा मान लिया तो बेचारे का करियर ना खराब हो जाए। और तीसरा, अगेन बैक टू रिसर्च, आई एम श्योर यू ऑल्सो हैव सम पीपल जो पावर सेक्टर को, ऊर्जा विभाग को समझते होंगे। उनको तो समझ में आना बड़ा मुश्किल है। इसका जवाब तो मैं फ्लोर ऑफ द हाउस लोकसभा में दे चुका हूं, जब इन्होंने ऐसा ही कुछ कोशिश की थी कहने की। और जो आंकड़े मैंने सामने रखे और जो वास्तविकता रखी, उसमें शर्मिंदा होकर मुझे लगता है उस दिन के बाद कभी प्रश्न नहीं पूछा है मुझे लोकसभा में। शायद उनकी पार्टी से ही प्रश्न पूछने बंद हो गए। आप जरा लास्ट सेशन का देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कोई प्रश्न ही नहीं पूछते कांग्रेस से मुझे ज्यादा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक बार पूछा था, बड़ा शर्मिंदा होकर बैठना पड़ा था। पर उदय की बात, पहली बात तो सबसे पहले कल्पना फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग की सुरेश प्रभु ने की थी। इतना बढ़िया स्कीम लाए थे 2002-03 में, जो 2007-08 तक इस देश के सभी डिस्कॉम्स को बहुत अच्छी स्थिति में ले आया था। 7-8 के बाद पॉलिटिक्स ओवरटुक इकोनॉमिक्स और राजनीतिक कारणों से यूपीए और कई राज्य सरकारों ने, और मैं गिनूंगा तो आपको ध्यान में आएगा लॉसेस कहां है देश में। अधिकतम लॉसेस अगर किधर हैं, सबसे ज्यादा 2008 से 13 गहलोत जी की सरकार कांग्रेस की। इतना अच्छा डिस्कॉम को सत्यानाश कर दिया गहलोत जी ने। उत्तर प्रदेश, मायावती जी और अखिलेश जी की सरकार ने 10 साल में उत्तर प्रदेश को खोखला बना दिया। अखिलेश जी तो चुनाव में आपने सुना, बड़े गर्व से कहते थे कि मेरी देखिए सरकार कितनी अच्छी है, मैंने तो कटियाबाज और बिजली चोरों पे भी कभी कोई कार्रवाई नहीं की। बीजेपी सेना ने महाराष्ट्र की ऊर्जा स्थिति को खत्म कर दिया था 1995 और 99 के बीच, ये भी आप जानते हैं। मुझे ऐसा इतना इतिहास आपका सर एनरॉन आप जानते हैं, आप इतिहास में, आप भूतकाल में रहते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं आज और भविष्य में रहता हूं। मैं कहता हूं हर राज्य सरकार ने ऊर्जा के सेक्टर में। तीसरा सबसे खराब स्थिति मिली थी हरियाणा की। हरियाणा में हुड्डा जी ने जो 10 साल में हरियाणा को खोखला किया, और चौथी थी तमिलनाडु की। आप पता लगा लीजिए, ये 4 मेन स्टेट्स थे जहां अधिकांश लॉसेस थे। बाकी स्टेट की स्थिति नरम गरम जैसी थी, कुछ अच्छी थी कुछ बुरी थी। उदय पहली बार, और मैं बड़े दावे से, गर्व से और हर्ष से कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा ये पैचअप बैंडेज नहीं चाहिए मुझे एक होलिस्टिक संपूर्ण स्थिति को समझने के बाद एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जो आज नहीं, 4 साल नहीं, पर इतिहास तक भारत की ऊर्जा विभाग को अच्छी तरीके से चला सके। मैं आपको ज्यादा डिटेल अभी बता सकता हूं, उस पर तो मैं 2 घंटे भी भाषण दे सकता हूं अगर आप चलाने को तैयार हो। सिर्फ उदय पे 2 घंटा, और मैंने खुद पूरे देश के विशेषज्ञों के साथ 2-2, 3-3 घंटे प्रेजेंटेशन किए। 72 पेज की एक प्रेजेंटेशन, उदय प्रेजेंटेशन, आप इस प्रोग्राम के बाद गूगल करके, मैं चाहूंगा आप पढ़ें और मुझे फिर एक बार इंडिया टुडे पे बुलाएं, टीवी पे, या इंटरव्यू ले। मैं उदय पे जितना आपको सवाल है कर सकता हूं, लेकिन होलिस्टिक रिफॉर्म और पास्ट को सुधारना, आज के दिन क्या क्या काम करना पड़ेगा वो सुनिश्चित करना, और भविष्य में स्थिति कभी निर्माण ही न हो पाए ऐसी, जिसको कहते हैं हार्ड बजट कंस्ट्रेंट, एक हार्ड स्टॉप, क्या नाउ एंड नो फर्दर, ऐसी स्थिति उदय ने देश के समक्ष रखी है। डिस्कॉम सब भली भांति समझते हैं कि अब कोई नुकसान किया तो राज्य सरकार को बजट से भुगतान करना पड़ेगा। और आपको जान के खुशी होगी, तमिलनाडु जो 10,000 करोड़ से भी अधिक, 13,000 करोड़ लॉस करता था,
पिछले वर्ष उन्होंने लॉस को आधा किया, इस वर्ष 3,000 करोड़ करेंगे, या शायद इस वर्ष ही उनकी उम्मीद है कि पिछले वर्ष 4,000 करोड़ था, इस वर्ष ब्रेक इवन करेंगे। राजस्थान 15,000 करोड़ का लॉस वसुंधरा जी को विरासत में मिला कांग्रेस सरकार से, वो लॉस आधा हो गया, इस वर्ष चौथाई रह जाएगा, अगले वर्ष वो भी प्रॉफिट में आएंगे। हरियाणा के 2 डिस्कॉम में से 1 डिस्कॉम ऑलरेडी प्रॉफिट में आ गया, दूसरे में अगले वर्ष तक प्रॉफिट आ जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार हमें मात्र 2 ही महीने मिले हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है माननीय योगी जी के बहुत तेजस्वी और बहुत ही संवेदना रखने वाले नेतृत्व में, जो गरीबों की चिंता करते हैं, किसानों की चिंता करते हैं, उत्तर प्रदेश सस्ती बिजली किसानों को और गरीबों को देने के साथ साथ चोरी रोक के और ईमानदार व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लाके उत्तर प्रदेश की भी डिस्कॉम को हम अगले वर्ष तक प्रॉफिट में ले। आपने जीएसटी के तहत कहा है कि लोअर हो रहा है टैक्स कोल पर, तो पावर टैरिफ घटेगा, तो क्या आने वाले दिनों में बिजली की कीमत घटेगी? और आप एक ऐसे मंत्री हैं जो अपने डेडलाइन को वापस खींच रहा है। 2022 पहले कहा था, अब आप कह रहे हैं 2018 या 19। तो हम अपना कैमरा भेज दे छोटे छोटे गांव में, रिमोट जगहों पर। आप कह रहे हैं कि एवरी पावर इन एवरी हाउस होल्ड, मतलब हर घर में बिजली। अंजना जी, कभी मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आया करिए। मैंने 19 तारीख को ग्रामीण विद्युतीकरण पे विस्तार से 2.5 घंटे सिर्फ दिल्ली के मीडिया ने देश भर के मीडिया के साथ वाद विवाद संपर्क किया और उनसे चर्चा की। मैं वेलकम करता हूं क्रिटिसिज्म, मैं तो आप लोग से हाथ जोड़ के बोलता हूं हर पत्रकार को, और उस दिन की भी क्लिपिंग जरा जनता को दिखा देना। मैंने सबसे दरख्वास्त की कि आप मेरे सबसे ज्यादा हित चिंतक हैं, मैं क्यों इतने मोबाइल ऐप सब देश के सामने रखता हूं। मैं चाहता हूं आप सब मेरे ऐप्स को पढ़ें, देखें, आपकी भी एजुकेशन होगी, आपको भी कुछ थोड़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी, और आप जरा गहराई से उसमें एक एक नुक्स निकालें। आपने एक बड़ा कई नुक्स तो मुझे आप लोग से मालूम पड़ते हैं, पीयूष जी, और आप वो नुक्स जब मुझे मिलेंगे तो मेरा काम और अच्छा हो पाएगा और जल्दी मैं सेवा कर पाऊंगा। क्योंकि मेरे लिए 2022 का लक्ष्य जरूर प्रधानमंत्री जी ने रखा, लेकिन जो वो विद्यार्थी के घर में एक एक दिन बिजली नहीं जाती है, मुझे रात को रोना आता है। क्योंकि जिस गरीब के घर में 70 वर्ष तक बिजली नहीं पहुंचती है, मुझे उसकी चिंता आज होती है। यहां तक कि जहां आज भी ग्रिड नहीं पहुंच पा रहे, हम उनको एक बढ़िया सोलर यूनिट दे रहे हैं। अरुणाचल में तो 300 वॉट का, क्योंकि सौर ऊर्जा कम है, उसमें हम 5 बल्ब दे रहे हैं, पंखा दे रहे हैं, साथ में मोबाइल चार्जिंग यूनिट दे रहे हैं। और क्योंकि इस देश ने 70 वर्ष तक उनको कनेक्ट नहीं किया, वंचित रखा, हम एक मुफ्त में टीवी भी उनको दे रहे हैं, एलईडी टीवी, जो वो रात भर आपका इंडिया टुडे चैनल देख के हमारी भी प्रतिक्रिया देख पाएंगे। आज तक और साथ साथ में हमारी उपलब्धियां भी। पीयूष जी, ये ऐप की आप बात कर रहे हैं, मैंने सुना आपके पास एक कुछ नया ऐप आया है जिसमें अनशेड्यूल्ड पावर कट्स और शेड्यूल्ड पावर कट्स, अगर मैं देखना चाहूं कि मेरे घर में कब पावर कट होगा, मैं वो ऐप प्रेस कर सकता हूं क्या? मैं आपकी मिनिस्ट्री के लिए प्रोपेगेंडा कर रहा हूं, बताइए क्या है। और मुझे और थोड़े विस्तार से चर्चा के लिए वापस बुलाना। ये क्या है ऐप? इस ऐप का नाम है ऊर्जा। ऊर्जा ऐप में हमने लगभग देश के 30% फीडर्स गुड अभी उसमें लोड कर दिए हैं, और दिसंबर तक जितने फीडर्स देश में हैं, सब फीडर्स पे मैं मोडेम लगा रहा हूं। ये भी पिछली सरकार की विफलता है। कई नहीं तो मेरे घर में अगर अनशेड्यूल्ड पावर कट हो तो मैं तो ये ऐप मुझे बताएगी। कई जगह मीटर्स लगे हैं लेकिन मोडेम नहीं है, तो लोग देखते ही वो डेटा मेरे पास कंप्यूटर में आता ही नहीं है। तो अब मैं पूरे देश में जहां मीटर नहीं है, स्मार्ट मीटर लगा रहा हूं फीडर्स पे। जहां मीटर लगे हैं उसको मोडेम से कनेक्ट करके फिर ऊर्जा ऐप में दिसंबर तक हो जाए ये काम। पूरे देश के फीडर का डेटा आ जाएगा। एवरी फीडर विल रिपोर्ट कितने घंटे पावर आउटेज हुई, कितनी बार पावर कट हुई। और मेरा अखिलेश जी से वाद विवाद यही था, जब मैंने ऐप लॉन्च किया तो उत्तर प्रदेश ने वो अगस्त 2016 से डेटा ही देना बंद कर दिया। फिर अब योगी जी आने के बाद डेटा आना शुरू हुआ है, ऊर्जा ऐप में देख सकते हैं। जैसे आपका फीडर अगर ऑलरेडी उसमें है तो आपको आज भी मिल सकता है वो डेटा। अगर आपका फीडर उसमें नहीं है, क्योंकि तो मैंने आज कोशिश की, मुझे मिला नहीं, तो आपके फीडर पे शायद दिल्ली सरकार ने अभी तक मोडेम लगाया नहीं होगा। पर राज्य सरकारों को मैं निरंतर निगरानी रखता हूं। अभी 2 दिवसीय मेरी 3-4 मई को पावर मिनिस्टर्स के साथ छठी बैठक हुई, और ये तो सामूहिक छठी बैठक 3 वर्ष में। एक एक के साथ तो मेरी लगभग हर महीने 2 महीने में एक हो जाती है। ये बात अलग है कि उत्तराखंड
हिमाचल प्रदेश, इनके मुख्यमंत्रियों ने 3 साल में मेरे साथ एक भी बार संपर्क करके कुछ विस्तार से योजना डिस्कस नहीं की थी। उत्तराखंड एक बार कुछ डिमांड लेके आए थे, वीरभद्र सिंह जी भी शायद एक बार आए, मुझे याद नहीं है। वो इतने घिरे हुए हैं तकलीफों में, उनको ऊर्जा से क्या लेना देना, ऊर्जा और विकास उनके लिए आज प्रतिबद्धता रखता ही नहीं है। तो वो एक सवाल छूट गया, जीएसटी के बाद या बिजली सस्ती। समय के सीमा आप लोग के पास है, मैं आया हूं आपसे पूरे विस्तार से चर्चा कर। जीएसटी के बाद चूंकि कोल पर टैक्स घटेगा, क्या हाँ, पावर वो टैरिफ घट बिजली गया। सस्ती होगी? जरूर उसका लाभ सीधा बिजली कंपनी और बिजली कंपनियों से देश के डिस्कॉम्स को होगा, और मैं सभी डिस्कॉम्स को अनुरोध करूंगा कि वो ये लाभ कंज्यूमर तक पहुंचाएं। ये प्राइसिंग कंज्यूमर को क्या होगी, ये स्टेट और स्टेट के रेगुलेटरी बॉडीज के हाथ में है। केंद्र सरकार उसमें कुछ जबरान नहीं कर सकती, जबरदस्ती नहीं कर सकती। राजदीप जी को लगता है हम हर चीज में अपना जबरदस्ती कर सकते हैं, पर अब तक उनकी गलतफहमियां दूर नहीं हुई है। 3 वर्ष हो गए, आस्ते आस्ते हो जाएंगे। उनको भी समझ में आएगा कि अब भाई अच्छा काम हो रहा है तो उसको अप्रिशिएट किया जाए। कब तक पीछे पड़े रहेंगे मोदी जी के और मोदी जी के? मैंने तो शुरुआत से आपका अप्रिशिएट कर रहा हूं। मैं तो आपका व्हाट्सएप एप्लीकेशन राजदीप, आई कैन नॉट लूज एन अपॉर्चुनिटी टू पुट वन। नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये आप राजनीति कर रहे हैं। अगर ये गलत है तो जो आपने इतने साल किया वो अच्छा था। चलिए। कि कोई डिमोनेटाइजेशन में बेचारा समर्थन भी कर रहे हैं और आप माइक डाले और बोले कि नहीं बताओ कठिनाई कितनी हो रही है, वो अच्छा था। नहीं, आप नहीं, क्योंकि आप पर्सन में आखिर में राहुल बिफोर वी एंड, ये आप डीमोनेटाइजेशन कह रहे हैं क्योंकि आप बैंकिंग एग्जाम में क्या नंबर 1, 2 आए थे ऑल इंडिया सीए में ऑल इंडिया 1, 2 आए, तो आप सब जानते हैं। इसलिए मैं आपसे सब नहीं जानता हूं, मैं आपसे सरकार में ये कोई घमंड नहीं है कि हम सब जानते हैं, हम तो आपसे। लेकिन मैं फिर से एक लास्ट बार आपसे पूछूंगा, क्या वाकई आपको लगता है कि वाकई आपको लगता है कि डीमोनेटाइजेशन वाज गुड, ये अच्छी मूव थी सरकार की? नहीं थी, ऐतिहासिक परिवर्तन इस देश में लाने वाली मूव थी। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए आज जीएसटी की सफलता निर्भर करेगी कि देश की पूरी अर्थव्यवस्था फॉर्मल इकोनॉमी के साथ जुड़े। ये जो कालाबाजारी चलती थी, कई व्यापारी तो ऐसे थे बेचारे निहत्थे थे, उनको जबरदस्ती नंबर 2 का कारोबार करना पड़ता था। आखिर एक कपड़ा बाजार में 10 दुकानें, 2 लोग कर की चोरी करते हैं, वो 2 लोगों का दाम सस्ता हो जाता है, बाकी 8 निहत्थे होते थे, या तो दुकान बंद कर दें या इन 2 की तरह वो भी कर की चोरी करें। अब जीएसटी में जब होलिस्टिक डेटा कैप्चर होगा तो ऐसे सब तत्वों का डेटा भी सामने आएगा। लोगों को फॉर्मल इकोनॉमी में जुड़ने के लिए आज मोदी सरकार ने बाध्य कर दिया है, और मुझे पूरा विश्वास है विमुद्रीकरण के जो लाभ है जनता तो अच्छी तरह समझती है। जनता ने चुनाव आफ्टर चुनाव आफ्टर चुनाव नवंबर 8 से अब मई तक समर्थन आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया है। जनता ने धन्यवाद दिया है मोदी जी का। आस्ते आस्ते एक दिन आएगा जब राजदीप जी भी उसको समझ पाएंगे और मोदी जी की सराहना और समर्थन कर पाएंगे। आपने एक तो क्या तीनों एंकर को एक तरह से चुप किया। राहुल ने बहुत कम सवाल पूछे, मैंने जब भी मैं सवाल पूछता आप मुझे टोकते हैं, सिर्फ अंजना के साथ आप सही जवाब देते हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण ये भी हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस पे हमने बहुत फोकस किया है। लेकिन हम राजदीप जी को इसमें पर्सनल नहीं है, क्रिटिसिज्म हो, आलोचना हो, हम इसका स्वागत करते हैं और मैं पर्सनली तो इससे बहुत सीखता हूं। लेकिन मैंने कई बार कहा है 2 विषय, न्यूज होना चाहिए, व्यूज नहीं, और अपना पर्सनल प्रेजुडिस नहीं, और दूसरा रिसर्च होना चाहिए। व्यक्ति जैसे आप हमसे समझते हैं, आप मुझे फाइनेंस की पूछ रहे हैं, एक्सपोर्ट की पूछ रहे हैं, पावर की पूछ रहे हैं, इतने विषय पूछ रहे हैं ना, वैसे आप भी थोड़ी मेहनत करके रिसर्च करिए तो सवाल पूछने के पहले आधी इंफॉर्मेशन आपकी भी ठीक हो जाएगी। धन्यवाद। We'll do a few questions in English. We'll do a few questions in English. Yes. Joining us at the editors roundtable is Union Power Minister Piyush Goyal. Mr. Goyal, welcome. And as we look at the 3-year performance of the Modi government, the one thing that I was going through the India Today magazine review, and the one thing that stood out to me is that while banks are now flush with liquidity, and you've got so many friends in corporate India, and the one charge earlier when Manmohan Singh was at the helm was that they're not investing because of policy paralysis, no clear direction. However, if you look at the rate of corporate investment currently, it's down to under 10%. The peak was 16% in 2007-2008. So despite the Modi government having an image of being pro-business, pro-corporate India, despite that, they may say they are friends with you, but they're not putting their money where their mouth is.
First of all, I'd like to clarify, the Modi government is for 125 crore people of India. We are not pro-government, pro-business or pro one or the other. If at all we are pro anybody, we are pro the people of India, we are pro the poor of India. We want to see that the development benefits reach the last man at the bottom of the pyramid, the man who deserves the nation's resources first, what Pandit Deendayal Upadhyaya had articulated as Antyodaya. Second, even if you look back, it was up to 2002 that we saw the cycle suffering the legacy that Vajpayee inherited. 2, 3, 3, 4, we saw economic growth reach unprecedented levels. 8.4% we left the economy, inflation at 4.2%, current account surplus for 3 years, and fiscal deficit at a very nominal 3.5%. The benefits of that the UPA 1 was able to enjoy. There was a global boom between 2004 and 2007-8. Moment things got tough, the UPA collapsed in its performance. It's as they say, when the times are tough, you really know, you can differentiate between a man and a boy. We saw that they were not even boys, they were probably infants or toddlers. What did they do? They let the fiscal deficit slide from 2.9% to 6.1%. They allowed inflation to have a runaway double-digit inflation in the country. They pump-primed the economy with borrowings of the government, which gave an artificial halo of growth and development. And as they say, we had unprecedented growth 2004 to 9. It was on the back of the legacy that they got and the fact that they pump-primed it, but without bothering about the long-term impact on the economy. And then when come 2010-11, the problems that they had created started coming to the fore, and the world started seeing this kind of indiscriminate bank lending, this kind of profligate spending, this kind of absolute fiscal mismanagement cost the country so dear that between 2010, 11 and 14, this country's economy went through one of the worst phases. We almost were reminded of 1991. But this is the past, sir. You've been in power now for 3 years. So we took that period to create a structural framework in which we've improved every macroeconomic parameter. As I said in an earlier question raised in the show, unless you sort out the bad loans problem, unless you sort out the inherited stalled projects, no sensible man is going to invest more money into that. And what we inherited was indiscriminate lending, often dictated by the powers that be in Delhi. What we inherited was banks sitting on evergreen loans given during the previous government, which were all bad, many of them dud, but were not recognized, were being hidden in the books of the banks. This government had the audacity and the ability to take firm decisions, to allow the reality to come out in the fore so that we can differentiate between good borrowers, bad borrowers, and that is a call bankers will take. Government ever calls up to give a loan or not to give a loan, unlike what was happening in the past. Could I ask you, I know you don't like sound bites, but I'm going to ask you in 3 sound bites, the 3 weaknesses. Because if anyone is hearing you, they will think that you have created a Garden of Eden in India. And 3 years, you will also accept, is not enough to create a Garden of Eden. So if there are 3 weaknesses, what would be the 3 biggest weaknesses or failures of your government as of today? Would it be agriculture, as many are suggesting, your failure really to bring in the execute agrarian reform? Would it be jobs, a point that Rahul raised in our earlier Hindi show, that you have not been able to create the kind of jobs you want? Or is it social cohesion, which your critics say you have not been able to achieve? First of all, Rahul, I never said we have not been able to create the type of jobs. No, I said Rahul raised it, the issue of jobs. But I responded to that very well, so no question of that being my weakness in the first session. Okay, so what are your weaknesses? They've actually created more opportunities. You can't get a fellow for 500 rupees. That is what people are crying. Contractors and ladies are crying. We can't get a person to work in a... So you believe there is a day now. You believe jobs? So I believe people. You believe job creation is not a weakness? I don't think so. In fact, what we have done is made people self-reliant, skilled people, and made them have an income opportunity. Agriculture doesn't have to be a formal job in a government. Agriculture is a weakness. Agriculture is a weakness. 2 years of drought in our very first 2 years, and despite that, there were no food grain shortages. Prices were not allowed to have runaway increases like in the past. There was a problem of dal because it took time to get that sorted out to have new plantation. Now even that is not a problem. We've been able to bring down the prices of pulses also in big measure.
Inflation overall has come down from 12% CPI to 3%. So in every respect, if you ask me, creating a robust economy, creating welfare for the poor. Social this cohesion? government- Social cohesion a weakness? Not at all. In fact, there's been no riot or anything of the sort that you used to keep talking about and crying Not about. talk about, there was a riot. I must tell you the three weaknesses. Yeah, and I'm not very sorry for those three weaknesses. Yes. First of all, we've not been able to convert people like you and those who have already made up their prejudiced mind Very over unfair. so many years. Very unfair. Sadly, that in 3 years we have Very not, unfair. Sadly, Very that in unfair 3 comment. years, we have not been able to bring around people like you to understand the good work we have done. It's a big failure of my communication ability. Very fair. And I have to work Very on it. unfair. I said I'm not apologetic about it at all. So I have to work on my communication skills to be able to show even those people. I'm only who have asking certain questions, minds. sir. My job is to ask मैं तो questions. जवाब दे रहा हूँ उसका कि मेरा failure है कि मैं I could not communicate and get the naysayers to have confidence in this country, to have confidence in our jawans, to have confidence that our borders are secure, to have confidence that that man who gave up his life for the country is precious for this country, not terrorists whom some people still continue to support and continue to hold a brief for. I think that's a big failure of our government. I do hope we'll work more to communicate to those naysayers and get them to see the good work that has happened. The second failure, if at all I may say so, is that I would have ideally liked to see a little more political impact of our economic agenda, for which I could have very easily done some quick fix solutions on the economy, quick fix band-aid type solutions on the economy, and everybody would have felt very good. Like what? Oh, big bang, this, that and all, what you keep asking every budget. Instead of that, what we focused was create a strong foundation in this country. Create a foundation which may not give you results in the first year or second year, but will hold this country in good stead for decades of development. Just like I explained in Uday. I could have done Uday, given a few grants to all states and temporarily made their balance sheets look good. I said no, central government will not give 1 rupee. Be self-sufficient. Pay for the pain you have caused yourself. And therefore, it's like giving a naughty boy a toffee. You give him a toffee, he'll continue to be naughty. We said no toffees in this government. We'll do what is right and in national interest. Some may call it a failure that we were not politically wise. But I think what we have done is in national interest, and therefore I'm not at all apologetic about that also. And the third failure, if at all I may say, since you wanted a soundbite, is that so far we have not yet been able to make this a Congress Mukt Bharat. There are some small patches in some states. One big state they have, which probably by February we will rid them of this malaise of corruption and misgovernance. Other than that, I think they're not April, May very next year. far and wide as the country. Minister, one of the big challenges at this time, in the light of the protectionism we're seeing in the United States, is job cuts in the Indian IT sector. We're seeing virtually every marquee IT company announce several thousand job cuts. I want to understand what's the thinking within the government to deal with this new challenge, and to what extent do you believe India's IT sector will be able to overcome this problem? Well, I have read these news reports about losses in IT sector. Frankly, I have not yet got any validated data, but now that you flagged it, I'll certainly talk to all the main IT companies and try and get some validation of that data. Couple of companies whom I have talked to have actually said, no, we are on the contrary hiring more. TCS, for example, has indicated that they are hiring more. So I'll have to find out where these stories emanate from, because I have not come across any credible data on that. Point two, the United States also, Nirmala ji just clarified in her press conference yesterday, they are improving their system of H-1B visas. There is no reduction. So it's not as if there is any great loss of jobs anywhere. If they have been misusing, any companies misusing the system of the past, every government has a right to correct it. And I'm sure Hardeep will agree with that. We are also trying to correct so many of the wrongs that we inherited from the previous government. So I think every government, a duly elected democratic government, should serve their people and their national interests. And if some people were cornering visas, like was alleged by some American authorities, by applying for more than they need, so that in a random lottery their chances improve, that clearly is something, if they are setting right, I think is in the interest of that country and good governance for everybody. Having said that,
To my mind, you must also bear in mind, and this also in a way relates to formal jobs versus employment or working opportunities. The world is changing. Technology levels are changing. Today they are talking of driverless cars. Tomorrow they may talk of teacherless schools. Who knows? The world is evolving so fast. Online, so many things are available. Earlier you would probably look up 10 books to get some data. Now you have Mr. Google who gives it to you in the split second. With evolving technologies, just like Mr. Bill Gates said in our Niti Aayog transformational lectures, the nature of jobs, the nature of job creation, nature of employment, and particularly formal employment is going to change. I think the IT industry in India should look at this evolving technologies as an opportunity, not a challenge or a crisis. Anjana. An opportunity to bring in newer ways of doing things, to bring in high-tech to India, upgrade our skills rather than being just BPOs and body shopping jobs. Let's look at high-value paying jobs for Indians. Okay. P. Chidambaram says that his son is being targeted by your government. He says these are times when secularism is derided, dissent is treated as some kind of sedition, questioning the army chief or the RBI chief is seen as anti-national, and therefore he talks of a pressure in the country in which anyone who speaks against the government is actually being targeted, and so his son is being targeted. Actually, I've already responded to that earlier. He does write a column which comes, I think, in 1 or 2 papers, but I don't think anybody takes his columns very seriously. I don't think a single column of Mr. P. Chidambaram has set the Yamuna on fire. To the best of my knowledge, it is a case of sour grapes. This government does not and will not interfere in any investigation process. Everybody will have to answer for his actions. After all, if FIPP clearances are given to a number of companies and very closely linked to that, payments are going to be made to a company linked to the family of the person finally responsible for those clearances, questions will be asked. And I think under the garb of secularism, under the garb of so-called dissent, the world and this country has suffered a lot. That just because he gives this allegation doesn't mean we will put pressure on investigating agencies, or don't take action on these wrongdoers, because then secularism will get affected. I don't know since when corruption had any link with secularism. And just because you want to paint us as not secular, you don't expect us to be able, or anybody in this country, to accept your corrupt acts as a given. So we are ending. Let me congratulate you. You raised the issue of corruption, the fact that you've done transparent auctions. You've not mentioned it, but it deserves to be mentioned as one of your great achievements. See, I'm being very nice to you. And over the last 45 minutes, you've dazzled us with your auditory, which clearly means that you have a big future. But I want you to end, therefore, with a slogan for the 2019 elections. Since you were involved in the 2014 advertising and marketing campaign of the BJP very closely, what is your slogan going to be for 2019? From Achhe Din, where does Piyush Goyal and Piyush Pandey, who was your advertising guru, who were framing this campaign, what is it going to be this time? Well, we'll let you know in due course. I don't think as yet we have gone to 2019 or preparing slogans for 2019. As of now, the country and the people of India stand solidly behind Prime Minister Modi. They appreciate the good work he has done over 3 years. They appreciate the fact that this is a scam-free government, working transparently, introducing good governance into this country, working to serve the poorest of the poor, the socially marginalized sections of society who've been deprived of development for 7 decades in large measure. And I think the people of India stand behind Mr. Modi's efforts, appreciate the good work he's doing, and that redoubles our effort and our commitment to work even more, to work even better, which is what encourages us to advance our targets from 2022 and see if I can get power to every home in this country by 2019. Not linked to the election, but because every day lost is one more day of darkness in that poor man's house. I can't tolerate that. And I've said this internationally. I've asked the UN also to consider advancing Sustainable Development Goal number 7, access to affordable and clean and reliable power, instead of 2030 to much earlier. Because in my view, power is the fulcrum.
power as in electricity or energy is the fulcrum around which poverty can be eradicated in a country. Minister, very briefly and in conclusion, one of the war cries of the Modi campaign was that the government has no business to be in business. 3 years into NDA 2, do you really believe you've done enough to be able to fulfill that promise? And what more do you think will be done in the 2 remaining years? First of all, on all of our actions, may I venture to say that while we have done a lot of work, this is one government that doesn't sit on its laurels, that doesn't derive satisfaction that, oh, out of 18,500 villages, I've already taken it to 13,500 in less than 60% of the time. I don't derive satisfaction from the fact that I've made the country coal surplus, power surplus. It's available throughout the country at very reasonable prices. We are now in peak hour. Have a look at the Vidyut Prabha. You'll find it may be available at 3 rupees or so. I don't take satisfaction that transmission has increased so much, solar has increased 370%. I don't take satisfaction. I still have the urge that we have to do a lot more. And I think that is the strength of this government. We have a government where each one of us But in this believes sector, not that much there's has a been lot more to do. This country has to be made a superpower. This country should be in the Committee of Nations right at the top. And we still continue to believe that the journey is long. We've made some rapid strides. No, but We've done some good work. The question was about government getting out of business. As regards government getting out of business, I can give you my personal example. When I became a minister, at an average I used to get 100 files a day. And that time I had 3 ministries, there's a 4th which got added. At that point of time, this is without parliamentary questions and without VIP references. You know what the MLAs, MPs, all public grievances that come to us. Just ministerial files. We went through a whole process of churn, and that's not over. Even now, when a file comes to me, my officers are expected to assess, does it really need to come to me? And I'm happy to share with you, today I don't get 3 or 4 files in a day from 100. We've focused on root cause analysis. We focused on setting the procedure and process right, rather than Rahul Kawal coming to me and I say, wow, I've got him now. So I sort out your problem so that she can come next, so that Rajdeep can come next. No. When I get your problem, it will be assessed. If it needs a policy improvement, I'll do it. If you are in the wrong, I'll inform you, sorry, this policy seems to be right. Your case doesn't fit into the policy. We've looked at what you call structural change, structural improvement. Let me give you one perspective to that. And a very interesting example, since I handle coal. There's a committee in the coal ministry, which is the standing committee on linkages. It meets occasionally. In fact, for the last 7 years, it has not given a single linkage. And now this government has come in and we are only giving linkage through a transparent auction process. Now that committee's minutes, many years ago, used to be settled by the chairman of that committee. Minutes have to be settled by the chairman. Never went to the minister. In the erstwhile government, the minister probably realized that despite being coal minister, he was not having any powers to favor anybody. So he started insisting that I should get the minutes of that meeting. So those minutes started coming to the then minister. And I am saying this because I have been questioning when they came to me earlier. And we found this whole history. Now it doesn't come to me anymore. Then the minister realized that, oh, this is, minutes are a post facto. I can at best delay it a little bit. I cannot still change it. So he said, no. Henceforth, I want to see the agenda of the meeting, so that I will decide what is discussed in that meeting. And then this system became institutionalized. When the first 2-3 times it came to me, I said, what have I got to do with this? So in my delegation of powers, we got it assessed. Initially, the secretary said, no, it has to come to you. Then I put one of my officers to study the history, and we found this out. So I said, no more will this come to me. The chairman of a committee will accept or reject the minutes. If there is a policy decision, where I am the delegated authority under the rules of business, that part only will come to me for my decision. Why should a routine minute? That way we are now able to give out those minutes. In 7 days, the minutes can be finalized and are taken out, which the government has decided should be a norm for all minutes of every meeting of this government, and we are rapidly sensitizing the whole bureaucracy to be conscious about this. Thank you very much, Minister Piyush Goyal, for joining us. Thank you so much. Thank you.